नमस्कार दोस्तों, एआर क्लासेज में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे, ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। और आज हम सीजीएल मेंस के जीके के क्वेश्चन करेंगे जो कि 18 जनवरी 2025 की शिफ्ट में आए थे। हम 25 क्वेश्चंस करेंगे टोटल और इनका डिटेल एनालिसिस करेंगे। तकरीबन 1 घंटे की वीडियो रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और एवरेज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सेम क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था कि ये फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इन दोनों के बीच में एक लड़ाई चल रही थी और बहुत सारे केसेस हमने पढ़े थे। चंपाकम द्वयजम केस पढ़ा था, केशवानंद भारती केस पढ़ा था, गोरखनाथ केस पढ़ा था, मिनरवा बिल केस पढ़ा था। देखिए 3 केस तो सेम टू सेम है। अगर पिछले वाले को हम रिवाइज करें तो यही था ना, फंडामेंटल राइट ग्रेटर देन डीपीएसपी। ये पहले केस में बताए गए थे कि फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेंगे। चंपाकम द्वयजन केस में बताए गए थे। दूसरे में बताए गए थे कि गोरखनाथ केस में हमें ये बताया गया था कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते, दे हैव नॉट अमेंड नहीं करते डीपीएसपी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। यही बात इस क्वेश्चन पूछ रखी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गोरखनाथ केस 1967। और केशवानंद भारती केस में पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और इंदिरा साहनी केस में इन सब का फाइनल कंक्लूजन दे दिया गया था कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में एक बैलेंस रखना है। सॉरी, इंदिरा साहनी केस में नहीं है, मिनरवा मिल केस में कहा गया था। इंदिरा साहनी केस तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो नया आया। इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले। इंदिरा साहनी केस है क्या? तो इंदिरा साहनी एक जर्नलिस्ट है और ये केस मेनली रिजर्वेशन से रिलेटेड है। इसकी एक छोटी सी हमें कहानी पढ़नी है, उस कहानी को हम पढ़ते हैं। In the year 1979, the Prime Minister Shri Morarji Desai appointed the second backward class commission under Article 340 of the Constitution. एक बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट किया मोरारजी देसाई ने। उस कमीशन का हेड कौन था? बीपी मंडल, इसलिए इसको मंडल कमीशन भी बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा ओबीसी कमीशन का कमीशन कौन सा होता है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन, रिजर्वेशन कमीशन फॉर ओबीसी। इस कमीशन का काम ये था कि हम इनको जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है इंडिया में, उसका स्टेटस को इन्वेस्टिगेट करना था। 1980 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की जिसमें इसने बोला कि ओबीसी के लिए 27% का कोटा देना चाहिए हमें, 27% का कोटा गवर्नमेंट जॉब्स में। लेकिन जनता पार्टी की जो सरकार थी, मोरारजी देसाई सरकार, वो ज़्यादा दिन रह नहीं पाई। तो वो इस जो कंक्लूजन को, इस रिकमेंडेशन थी जो इनकी, इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। उससे पहले सरकार गिर गई। फिर बहुत सालों बाद 1989 में सरकार जनता दल वापस पावर में आई। तब उन्होंने सोचा कि जो 27% सीट्स रिजर्व करने का रिकमेंडेशन थी उसको अभी हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने उसमें एक और चीज़ ऐड कर दी कि 27% रिजर्वेशन तो होगा ही, और 10% और रिजर्वेशन हम कर देते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए एक और कर देते हैं। और इस बात का पूरी कंट्री में बहुत विरोध हुआ था। और इंदिरा साहनी वॉज वन ऑफ देम जिन्होंने केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में इसके मंडल कमीशन के खिलाफ कि आप ये रिजर्वेशन नहीं कर सकते। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए थे इस केस के कंक्लूजन में। वो निर्देश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द कोर्ट अपहेल्ड दैट 50% सीलिंग ऑन द रिजर्वेशन। कोर्ट ने बोला कि आप रिजर्वेशन तो ला सकते हैं, ठीक है, आप कास्ट में रिजर्वेशन लेके आ रहे हैं, लेकिन रिजर्वेशन की सीलिंग होगी 50%। ये नहीं कि आप रिजर्वेशन को धीरे धीरे बढ़ा के 50% से भी ऊपर ले गए। सबसे पहले तो ये थी। सेकंड ये थी, द कोर्ट रूल द रिजर्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू प्रमोशन। प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, ओनली जॉब के मामले में रिजर्वेशन होगा, वो भी इनिशियल लेवल पे। द कोर्ट रूल्ड दैट द क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिजर्वेशन। यस, जैसा कि आप जानते हैं कि जो रिजर्वेशन था ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था। जो बैकवर्ड क्लासेस थी वो कास्ट बेस्ड थी, लेकिन उसमें हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो वेल्दी हों, उनके पास उनको रिजर्वेशन जरूरत ना हो। तो सरकार ने बोला कि आप 2 लेयर बनाइए, क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर वो जिनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, उनकी इनकम के बेसिस पे, उनकी इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे, और क्रीमी लेयर को इस रिजर्वेशन के बेनिफिट से एक्सक्लूड कीजिए। और इसके लिए आपको स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, दोनों लेवल पे एक बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाना पड़ेगा, जिसका यही काम होगा कि कौन सा परिवार है, कौन कौन से लोग हैं जो क्रीमी लेयर के अंदर आ रहे हैं या और जो नॉन क्रीमी के अंदर आ रहे हैं, उनका रिकॉर्ड रखना और उनको मेंटेन करना है। ये इस बैकवर्ड क्लास कमीशन का काम होगा। और जो 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन का रूल बनाया था इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल के लिए, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया और उसको खत्म कर दिया, खारिज कर दिया। तो फाइनली बस 27% रिजर्वेशन बना
ओबीसी के लिए, किसकी वजह से? मंडल कमीशन की वजह से। ये था इंदिरा साहनी केस पूरा। तो आगे से कभी क्वेश्चन आया एग्जाम में कि भाई एजुकेशन के से रिलेटेड कौन सा केस है जो फेमस केस था, इंदिरा साहनी केस था 1992 का, और मंडल कमीशन ओबीसी रिजर्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेचुरल अकरिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिनरल दैट यूजुअली फॉर्म्स हेक्सागोनल बैरल शेप्ड प्रिज्म्स। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के बारे में बताना है। तो इन चारों में से एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एक ही है, कोरंडम। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। उसके अलावा डोलोमाइट है, चाल्को-पायरेट, ऑलिविन है, इसके बारे में हम चलो डिटेल में पढ़ते हैं। कोरंडम इट इज दी वन ऑफ द हार्डेस्ट एंड डेंसेस्ट मिनरल आफ्टर डायमंड। डायमंड के बाद बहुत हार्ड मिनरल है ये। Al2O3 इसका केमिकल फॉर्मूला है और इस तरह के ये दिखते हैं। मोस्ट स्टेबल फेज ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सबसे स्टेबल फेज है ये। सेकंड जो ऑप्शन है वो डोलोमाइट है। डोलोमाइट एक सेडिमेंट्री रॉक है और मिनरल है, और ये इसको कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन दोनों का आयरन ओर है ये। इसको मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। थर्ड है चाल्को-पायराइट। चाल्को-पायराइट, पायराइट जहां में दिख जाए वहां आयरन है, इसका मतलब इसमें आयरन है। CuFeSe2 कॉपर आयरन सल्फाइड, सल्फर है, कॉपर है, आयरन है। इस तरह कुछ ऐसा दिखता है चाल्को-पायराइट। और फिर चौथा है ओलिविन। ओलिविन मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट मिनरल है जो कि अर्थ की जो अपर मेंटल है उसका मेजर कंपोनेंट है, मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट। चलो कुछ और आयरन ओर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम के कौन कौन से हैं? बॉक्साइट है Al2O3.H2O, क्रायोलाइट है Na3AlF6, कोरंडम है Al2O3। जिंक के हैं जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंसाइट। जिंक ब्लेंड ZnS, कैलामाइन ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, जिंसाइट, जिंक ऑक्साइड ZnO। फिर आयरन के पढ़ते हैं हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट मैग्नेटिक नेचर का भी होता है Fe3O4, हेमाटाइट FeO3, आयरन के पायराइट FeS2 और स्पेथिक आयरन और FeCO3 आयरन कार्बोनेट। फिर कॉपर के पढ़ते हैं मेलेचाइट, चाल्को-पायराइट जो हमने अभी अभी पढ़ा CuFeS2, इसमें मेजरली कॉपर होता है। कॉपर ग्लास Cu2S, सोडियम का रॉक साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। Na2CO3 को और क्या बोलते हैं हम, कोई बता सकता है? इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। और इससे एक मिलता जुलता एक और कंपाउंड है NaHCO3, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये Na2CO3 था, ये NaCO3, ये वॉशिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा वो कहाँ डालते हैं? बेकिंग पाउडर जब छोले भटूरे बनाते हैं तो भटूरे बनाने के लिए डालते हैं ना, वही है, वही बेकिंग सोडा है ये NaHCO3। आगे बढ़ते हैं पोटेशियम कार्नलाइट KCl MgCl.6S2 और साल्ट पीटर Na2Cl। अरे नहीं, ये गलत है, Na2CO3 नहीं आएगा यहाँ पे आएगा सॉल्ट पीटर होता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। लेड के पढ़ लेते हैं। लेड के और हैं एंग्लेसाइट PbCl2 और गैलेना PbS। टिन के हैं, टिन के पायराइट Cu2FeSnS4। पायराइट आपको जहाँ भी दिख जाए इसका मतलब उसमें सल्फर लगा हुआ है। देखिए इससे पहले हमें पायराइट कहाँ दिखा था? पायराइट आयरन में दिखा था FeS2। उसके अलावा हमें पायराइट अभी यहाँ दिखा है एंग्लेसाइट में, तो टिन पायराइट CuF2FSN4। कैसेटराइट SnO2। सिल्वर ग्लास Ag2S। एक बार बस नज़र मारने के लिए है, सब तो याद नहीं होंगे लेकिन कुछ तो याद हो सकते हैं, हम नज़र मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच पोर्टल अलाउड स्टेक होल्डर सीमलेस एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फंडिंग, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड अप्रूवल थ्रू 4 एफिशिएंट वेज ऑफ लॉगिंग इन फॉर मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इन 2023। प्योरली करंट अफेयर क्वेश्चन है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती है उनकी मॉनिटरिंग के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया सरकार ने। उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है न्याय विकास पोर्टल। याद करना है बस डायरेक्ट, हमें इसमें कुछ डिस्कस करने वाला कुछ है नहीं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए,
मथुरा इज द सेकंड कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी, मथुरा किस डायनेस्टी की सेकंड कैपिटल थी? ये देखिए आपने साइड में डायनेस्टी का नाम भी लगा रखा, तो आप समझ ही जाएंगे कुशन एम्पायर, कुशन डायनेस्टी की सेकंड कैपिटल थी। कुशन एम्पायर आज के प्रेजेंट डे इंडिया में, ये नॉर्थन इंडिया को कवर करता था, थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया भी था, और ये यहाँ पे थोड़ा सा चाइना और अफगानिस्तान, ये पूरा रीजन कुशन एम्पायर का था, जो कि ब्राउन पोर्शन में दिखा रखा है। इसकी जो मेन कैपिटल थी वो पोरुषपुरा थी, प्रेजेंट डे पेशावर, पाकिस्तान में जो पड़ता है पेशावर थी, और उसकी सेकंड कैपिटल थी मथुरा। कुशन एम्पायर के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। कुशन एम्पायर वन ऑफ द फेमस एम्पायर, जिसका एक बहुत ही फेमस राजा था कनिष्का, थर्ड रूलर कनिष्का था, जिसका एक्चुअली इसके 5 रूलर थे टोटल। हमने 5 के बारे में पढ़ा भी था कि पहला रूलर था कुजुला कदफिसिस, सेकंड रूलर था विमा ताक्तू, और थर्ड था कनिष्का। कनिष्का रूलर ने साका एरा, हमारा जो इंडियन नेशनल कैलेंडर है वो भी स्टार्ट किया था 78 CE में। तो यही कुशान एम्पायर था। उसके अलावा हम चलिए गुप्ता और मौर्य और मोखरी एम्पायर के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। कुशन एम्पायर हमने पढ़ लिया, पोरुषपुरा पेशावर पाकिस्तान प्रेजेंट डे, एंड मथुरा इसकी सेकंड कैपिटल थी। जो ये पोरुषपुरा एक खैबर पास के पास थी पाकिस्तान में, कौन कनिष्का इसका फेमस रूलर था। गुप्ता एम्पायर की कैपिटल थी पाटलिपुत्र, और जो मौर्य एम्पायर था उसकी कैपिटल भी पाटलिपुत्र था। आखिरी पाटलिपुत्र बहुत सारे एम्पायर की कैपिटल बना, और ये वन ऑफ द मेजर सिटी है, जो कि बहुत सारी पावरफुल सिटी में से एक है। गुप्ता एम्पायर की कैपिटल भी यही थी पाटलिपुत्र, और ये प्रेजेंट डे पटना को बोलते हैं, बिहार में है। जो पाटलिपुत्र वाज द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा और सोन रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है ये। इट वाज आल्सो द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर। द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर वाज पाटलिपुत्र नियर द जंक्शन ऑफ गंगा एंड सोन रिवर। मौर्य एम्पायर वाज इंडियाज फर्स्ट एम्पायर लास्टिंग फ्रॉम अराउंड 321 टू 185 BCE। मौर्य एम्पायर किसने फाउंड किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसने नंदा डायनेस्टी को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य, आपने शायद टीवी में देखा होगा, एक सीरियल आता था चंद्रगुप्त मौर्य का, चाणक्य ने इसकी हेल्प करी थी चंद्रगुप्त मौर्य की, और इसने नंदा डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर था उसको हराया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश स्थापित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और फिर चंद्रगुप्त और इन्हीं के वंश का अशोका द ग्रेट था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोका द ग्रेट। कलिंग का युद्ध इन्होंने लड़ा था अशोका द ग्रेट ने। Patliputra was surrounded by a wooden wall with 570 towers and 64 gates. Megasthenes Indica provide detailed information about Patliputra including its prosperity. Megasthenes एक ग्रीक राइटर का नाम है, बहुत फेमस राइटर है। उन्होंने एक बुक लिखी इंडिका। इंडिका का मतलब इंडिया ही है, इंडिका है। इस इंडिका बुक में उन्होंने इंडिया का वर्णन किया है, और उसने इसी टाइम का वर्णन किया जब मौर्य एम्पायर था। तो हम मौर्य एम्पायर की और पाटलिपुत्र की बहुत सारी चीज़ें इसमें बुक में देखने को मिलती हैं। जो मोखरी डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल थी कन्याकुब्जा किसको, जो प्रेजेंट कन्नौज कानपुर के पास एक जगह है छोटी सी उत्तर प्रदेश में, वो उसकी कैपिटल थी। मोखरी ने 554 से 606 CE तक रूल किया है, और ये गुप्ता एम्पायर टूट गया था। उसके बाद जो छोटे छोटे एम्पायर बने थे उनमें से एक एम्पायर था मोखरी एम्पायर। इसे एम्पायर तो नहीं बोल सकते, मोखरी छोटी सी डायनेस्टी थी। ये गुप्ता और वर्धन डायनेस्टी के वासल होते हैं वही छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स टुकड़े। तो आई थिंक हमने चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। इसका आंसर होगा कुशन एम्पायर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला होम मिनिस्टर कौन था फर्स्ट कैबिनेट का? तो आपको पता ही है, पहला हमारा पीएम तो जवाहरलाल नेहरू था, पीएम तो। उसकी पूरी कैबिनेट के बारे में चल पढ़ लेते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें बलदेव सिंह तो पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, मौलाना अब्दुल कलाम एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारी फर्स्ट कैबिनेट के, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा था, यही थे हमारे पहले होम मिनिस्टर। हुमायूं कबीर तो नहीं थे हमारी कैबिनेट में, इनको छोड़ देते हैं। चलिए पूरी कैबिनेट को पढ़ लेते हैं एक बार। जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। वल्लभ भाई पटेल हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और होम अफेयर मिनिस्टर भी थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। जॉन मठाई मिनिस्टर फॉर रेलवेज।
रेलवे मिनिस्टर थे। सरदार बलदेव सिंह मिनिस्टर फॉर डिफेंस थे। जगजीवन राम मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड रिहेबिलिटेशन, ये लेबर मिनिस्ट्री में थे जगजीवन राम। रफ़ी अहमद किदवई कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। बी आर अम्बेडकर हमारे लॉ मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ लॉ, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, सबसे बड़े लॉ को जानने वाले इंडिया में उस समय पे यही थे, तो ये लॉ मिनिस्टर थे। और वल्लभ भाई पटेल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में, वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर के अंडर में ही थी। ये देखिए, ये पहली कैबिनेट मिनिस्टर, ये हमारे वल्लभ भाई पटेल हैं, ये हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू सर, ये राजेंद्र प्रसाद हैं, ये जगजीवन राम है लेबर मिनिस्टर, ये हमारे जॉन मथाई मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, ये बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अच्छा, इनमें ये कौन है, इनका तो नाम आया नहीं, राजकुमारी अमृत कौर, ये हमारी हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी, इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको सही से, राजकुमारी अमृत कौर। और फिर ये क्या है, रफ़ी अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई ये क्या है हमारे, अभी हमने पढ़ा, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है, रफ़ी अहमद किदवई। उसके अलावा सी आर भाभा, सी आर भाभा क्या है, सी आर भाभा हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, ये कॉमर्स, सी आर भाभा। ये हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर हैं, और जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर हो गए। ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये है आर के षणमुखम चेट्टी, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। जैसे अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, वैसे उस समय पे हमारे थे आर के षणमुखम चेट्टी, आर के षणमुखम चेट्टी ये थे। अच्छा, ये भी बहुत ही फेमस हैं, आप जरूर आप लोगों ने सुना भी होगा इनके बारे में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज थे फर्स्ट कैबिनेट में, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। अब ये फेमस क्यों है, आपने दिल्ली में मुखर्जी नगर का नाम सुना ही होगा, वो मुखर्जी नगर में मुखर्जी कौन है, यही है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जीटीवी जहाँ पे सीरियल की तैयारी करते हैं लोग, वो मुखर्जी नगर में यही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए आगे चलते हैं। विच थ्योरी इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन 1923 लेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर्स, एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर की थ्योरी किसने दी थी 1923 में। थ्योरी पढ़ लेते हैं पूरी, बाकी ये थ्योरी दी थी ब्रोंस्टेड लोरी ने, इसने ही एसिड बेस की थ्योरी दी थी। और ये चारों ही एसिड बेस की थ्योरी है, लेकिन सबसे मानी हुई सबसे डेवलप्ड थ्योरी जो है ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी है। सब थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी क्या बोलती है, ये बोलती है कि अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, acid is a substance which donate an H positive ion or a proton and form its conjugate base, and the base is substance which accept the H positive ion or proton and form its conjugate acid. Acid वो है जो H positive ion प्रोवाइड करता है, जो देता है, और बेस क्या है, बेस वो है जो H positive ion लेता है। समझे, फॉर एग्जाम्पल देके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2 एसिड क्यों है, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयंस देता है, 2 H पॉजिटिव आयंस को प्रोवाइड करता है, और SO4 2 नेगेटिव बनता है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा एसिड है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन दे रहा है, और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि अब बेस है, क्योंकि अब ये जो SO4 2 नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव को लेके एसिड बन सकता है, तो ये बेस की तरह काम करेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH3 है, NH3 क्या है, NH3 कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन ले लेता है और NH4 अमोनिया का आयन बनाता है हमेशा, तो ये क्या, ये बेस होगा। तो ये पूरी ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग बस इसी के ऊपर डिसाइडेड बेस्ड है कि कौन H पॉजिटिव आयन देता है और कौन H पॉजिटिव आयन लेता है, उस हिसाब से वो एसिड होगा या फिर वो बेस होगा, समझ गए। और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एम्फोटेरिक है नेचर में, एम्फोटेरिक मतलब वो ब्रोंस्टेड लोरी का एसिड भी बन सकता है, वो बेस भी बन सकता है। जैसे देखो H2O है, वो H पॉजिटिव आयन छोड़ सकता है और OH नेगेटिव आयन अलग अलग कर सकता है, ये दे रहा है H पॉजिटिव आयन, और H2O H पॉजिटिव आयन को ले भी सकता है, H2O प्लस H पॉजिटिव आयन हाइड्रोनियम आयन बना सकता है H3O पॉजिटिव। तो ये बेस की तरह भी काम कर रहा है और एसिड की तरह भी काम कर रहा था, H पॉजिटिव आयन रिलीज करके OH नेगेटिव आयन बना रहा था, और H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन भी बना रहा है। तो एम्फोटेरिक नेचर का है दोनों,
ठीक है। ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी जो है ये एक्सटेंडेड वर्जन है अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस की। अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस क्या बोलती है कि एक्वियस सॉल्यूशन में, इन एन एक्वियस सॉल्यूशन एसिड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन और बेस इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H नेगेटिव आयन, कि जो एसिड है वो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा और जो बेस है वो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। कहना तो ये भी वही चाह रहा है, क्योंकि जो बेस है वो H पॉजिटिव आयन को खींच लेगा पानी में से, तो क्या बचेगा, OH नेगेटिव आयन बचेगा और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और एसिड H पॉजिटिव आयन ही देगा पानी में तो वो बढ़ जाएगा। लेकिन थोड़ा अलग तरीके से कह रहा है। इसकी लिमिटेशन ये थी कि ये बस एसिड बेस को पानी के अंदर एक्वियस सॉल्यूशन में ही पहचान सकते थे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, उसके बाहर नहीं। एक्वियस मीडियम होना जरूरी है एसिड या बेस का, तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसकी थ्योरी की ये लिमिटेशन थी जो कि ब्रोंस्टेड-लोरी में नहीं थी, उसमें किसी एक्वियस मीडियम की बात नहीं कही गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, पिछले क्वेश्चन में ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी पढ़ ली, पूरे अरेनियस थ्योरी पढ़ ली। लेविस थ्योरी और डेवी थ्योरी भी एसिड बेस का है, लेकिन इतनी फेमस थ्योरी नहीं है। बाकी थोड़ा अगर हम जानना चाहें तो लेविस थ्योरी में इलेक्ट्रॉन्स की बात कही गई है कि एसिड वो हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और बेस वो हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं करिए। हमारी मेन थी ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी और ये कैसे डेवलप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट है एम्पियर्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस। Maxwell equation are a set of 4 fundamental equations governing electric and magnetic field in the absence of a charge and current. तो एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है? एम्पियर्स लॉ आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में। एम्पियर्स लॉ ये बोलता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रेशन पढ़ा होगा सबने 12th क्लास में। लाइन जिसके पास मैथ्स होगा, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द स्पेस एंड द करंट फ्लोइंग, ये होता है। ये एक्चुअली ज़्यादा जो जिनके पास साइंस नहीं थी उनको ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, उन बच्चों को। तो बस इतना समझ लीजिए कि एक रिलेशन है हमारी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड के बीच में और करंट के बीच में रिलेशन था। और वही बात पहले स्टेटमेंट में बोल रखा है कि एम्पियर्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसके बीच में एक रिलेशन है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि मैक्सवेल की पास चार फंडामेंटल इक्वेशंस उन्हें दी थी, बिल्कुल दी थी, 4 फंडामेंटल इक्वेशंस दिखी थी, लेकिन इसने बोल दिया कि एब्सेंस ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। एब्सेंस में कैसे यार, प्रेजेंस में दी होगी ना। मैक्सवेल को तो हम फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैक्सवेल ने दी है। तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक चार्ज नहीं होता, वो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक चार्ज होगा। इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारी गलत है। ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिसंबर 1991 which act was amended to public enterprise under the purview of board for financial and financial reconstruction as a part of country's economic reform program। तो दिसंबर 1991 में कौन सी एक्ट को अमेंड किया गया था BIFR के अंडर लाने के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेस को। सबसे पहले समझ लेते हैं BIFR है क्या। ये उसके लिए हमें एक्चुअली पूरी एक्ट ही समझनी पड़ेगी कि इसका आंसर है सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। हमने इस एक्ट को यही वाली एक्ट जो है वो अमेंड हुई थी। अब ये एक्ट थी क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट है 1985 में हुई थी। ये ध्यान रखिए 1985 में ये बनी थी, इसको अमेंड 1991 में किया गया था। इस एक्ट का काम क्या था, ये इंडियन लॉ था दैट आइडेंटिफाइड एंड हेल्प रिहेबिलिटेट कंपनीज दैट वर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। जो फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रगल कर रही थी ना, उनको रिहेबिलिटेट, उनको दोबारा से बसाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए बना था। ये थी क्या, दिस सीका वाज एनेक्टेड टू हेल्प आइडेंटिफाई, सेम बात लिखी हुई है। इट डिफाइंड एज अ सिक कंपनी एज अ कंपनी दैट हैड बीन रजिस्टर्ड फॉर एटलीस्ट 5 years एंड हैड accumulated losses that were equal to or greater than its net worth। मतलब कोई कंपनी 5 साल हो चुके हैं, उसको इतना लॉस हो गया कि उसकी जो नेट वर्थ है वो कम रह गए, उसके लॉस ज्यादा बढ़ गए। लॉस उसकी नेट वर्थ से, मतलब अगर 100 करोड़ की कंपनी और उसको लॉस रखा 200 करोड़ का या फिर 101 करोड़ का लॉस हो गया, तो वो सिक कंपनी है और उसको पहचानती थी, उसकी हेल्प करती थी, उसको फिर से रिहेबिलिटेट करती थी। तो करती कहते थी, उसके लिए इसने 2 अपनी बॉडी बनाई थी। सीका में 2 बॉडी बनी थी। उनमें से एक बॉडी का नाम था BIFR, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन।
ये बोर्ड था, और दूसरी थी एपिलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्सिलिएशन। ये इन दोनों की हेल्प से ये इन कंपनीज की मदद करती थी और इनको ठीक करती थी। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन से एक्ट को अमेंड किया गया BIFR में पब्लिक एंटरप्राइजेज को बुलाने के लिए। इसमें पहले जब ये बनाई गई थी तो प्राइवेट एंटरप्राइजेज को ही हेल्प करती थी, लेकिन बाद में 1991 में पब्लिक कंपनीज को भी इसके कंट्रोल बनाने के लिए ये अमेंड किया गया था, सिक इंडस्ट्री कंपनीज एक्ट। उस बाकी हम और एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्रीज एक्ट जिसमें दे रखा है, इंडस्ट्रीज एक्ट जो थर्ड है और फोर्थ है इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट। इंडस्ट्रीज एक्ट 1951 पास टू रेगुलेट एंड डेवलप सर्टेन इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ये रेगुलेशन इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने वाली एक एक्ट थी। इसमें क्या है, इंडस्ट्री को मैं आपको जिस्ट बताता हूँ। इसमें क्या है, इंडस्ट्रीज को शेड्यूल इंडस्ट्रीज घोषित कर दिया। कुछ इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट के पास पावर थी कि हम कौन सी इंडस्ट्रीज को शेड्यूल इंडस्ट्रीज डिक्लेयर कर सकते हैं। The central government can decide when the act come into effect. The act allow the government to notify certain industries as scheduled industries. Industries that are notified as scheduled industries must get license from the government of India to manufacture product. जो भी scheduled industry होगी वो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, और गवर्नमेंट ही इनके लिए रूल्स बनाएगी। समझ ही गया वो कौन से, जैसे टोबैको इंडस्ट्री है, और जैसे कि ड्रग्स इंडस्ट्री है, फार्मा वाली, मेडिसिन इंडस्ट्री, इनके लिए कुछ नियम बना दिए गए और इनको शेड्यूल इंडस्ट्री में डाल दिया गया। फिर तो कंपनीज एक्ट 2013 आई। ये भी लॉ है इंडिया में जो कंपनी को गवर्न करता है। कंपनी के लिए लॉ था नहीं पहले, तो ये लॉ बना दिया कि कंपनी में कैसे क्या होना चाहिए, पूरे उनको रेगुलेट करने के लिए। जैसे कि इस्टैब्लिश द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंपनीज, द डायरेक्टर, सेक्रेटरी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनकी शेयर कैपिटल, डिविडेंड अकाउंट, ऑडिट और सब के बारे में, अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड्स, ये सब, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, मतलब कंपनी में जो चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में इन्होंने कवर कर रखा है कंपनी एक्ट 2013 में। प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, इन सब के बारे में भी। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज आर ट्रू, ऑल आइसोक्लाइन्स आर एक्सपेंशन पाथ बट ऑल एक्सपेंशन पाथ्स आर नॉट आइसोक्लाइन। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है और ये बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम समझने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आइसोक्लाइन्स को और एक्सपेंशन पाथ्स को समझाने के लिए आपको पहले और बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे छोटे छोटे टर्म का, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे इस छोटे से लेक्चर में, और इसके लिए अलग से ही क्लास हो सकती है। तो इसको अभी हम छोड़ते हैं, इसको किसी दिन बाद में इस एक ही क्वेश्चन के अलग से पूरी क्लास ली जाएगी इकोनॉमिक्स में। और इसमें शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रखी है, स्टॉक रिसोर्सेज की बात कर रखी है, डिस्कस नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन इसका आंसर हम बता देते हैं आपको कि ये जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है उल्टा लिखा हुआ है। इसमें ऑल एक्सपेंशन पाथ्स आर आइसोक्लाइन्स बट ऑल आइसोक्लाइन्स आर नॉट एक्सपेंसिव पाथ, ये होना चाहिए, इसमें उल्टा लिखा हुआ है, तो ये गलत है स्टेटमेंट। Similarly, short-term production function involve adjusting all input including fixed input like land or capital to affect output, ये भी बात गलत है, सारे इनपुट नहीं होते हैं इसमें। और थर्ड, स्टोर रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज व्हिच आर नॉट यूज्ड इन वन पीरियड ऑफ प्रोडक्शन बट कैन बी स्टोर्ड फॉर लेटर पीरियड, ये बिल्कुल सही है कि स्टोर रिसोर्सेज हैं जो एक बार पूरे हमें यूज नहीं किए, उसको हमने स्टोर कर रख दिया, बाद में हम यूज करेंगे, ये बिल्कुल सही है। तो ओनली थर्ड इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, चारकोट मैरिड टू डिजीज इज कॉज्ड बाय डुप्लीकेशन ऑफ पेरिफेरल माइलिन प्रोटीन 22 PMP22 जीन ऑन विच क्रोमोसोम। ये भी बायोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चन है, मुझे समझ में नहीं आता SSC CGL में इतने डीप क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं लोग। चलिए, लेकिन पूछ रहे हैं तो हमें पढ़ना हमारा काम, पढ़ लेते हैं इसको। ये चारकोट मैरिड टू डिजीज क्रोमोसोम जेनेटिकल डिजीज है। ये कौन से क्रोमोसोम पे जो प्रोटीन है उस पर डुप्लीकेसी पे होता है, तो इसका आंसर है क्रोमोसोम नंबर 17। हम लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, जो न्यूक्लियर सेल के अंदर जो न्यूक्लियर है उसमें 23 DNA के ऊपर क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होते हैं कि मतलब 23 इधर और 23 इधर, और एक एक क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ऐसे 23 पेयर्स होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो
जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है ये मदर और फादर से आते हैं। जो पहले 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं उनको ऑटोजोम्स बोलते हैं, क्योंकि वो सेम होते हैं। वो दोनों जो दो पेयर में दोनों क्रोमोजोम सेम होंगे, ऑटोजोम्स बोलते हैं उनको। जो 23rd पेयर है वो अलग होता है, या तो वो XY हो सकता है या XX होता है। ये XX गर्ल्स के लिए और XY बॉयज़ के लिए। एक्चुअली जब फादर और मदर से आते हैं, फादर और मदर से जो क्रोमोजोम्स आते हैं, तो ऐसे होता है कि मान लो अगर मदर के पास तो XX होता है क्रोमोजोम, तो वो X ही प्रोवाइड करेंगी। अगर फादर X क्रोमोजोम देगा तो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम XX होगा और रिजल्ट विल बी अ गर्ल। अगर फादर से Y क्रोमोजोम आएगा और मदर से तो X ही आ सकता है, तो XY क्रोमोजोम होगा तो रिजल्ट विल बी अ बॉय। चलिए, और इसमें इसी में 17th क्रोमोजोम जो होता है उस पर डिजीज होती है। अगर उस पर डुप्लीकेशन डिजीज होती है, डिजीज के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। चारकोट मैरी टू डिजीज ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट कॉज नर्व डैमेज। इस से नर्व डैमेज होते हैं। नर्व डैमेज भी कहाँ पे? मोस्टली इसके नर्व डैमेज होते हैं आर्म्स और लेग्स के। आर्म्स और लेग डिफॉर्मिटी हो जाती है। इसको हेरिडेटरी मोटर एंड सेंसरी न्यूरोपैथी बोलते हैं। इसमें जो मसल्स है वो स्मॉलर और वीकर हो जाती है। आपको लॉस ऑफ सेंसेशन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये सब सेंस नहीं होगा और वॉकिंग में और काम वाम करने में बहुत ही मुश्किल होगी। फुट डिफॉर्मिटी सच एज हेमाटोज, हाई आर्क, ये सब कॉमन हो जाते हैं। आप देख ही लीजिए एक बार, देखिए इस तरह के कुछ हो जाते हैं। आपके जो हाथ पैर है वो मुड़ जाते हैं, थोड़े पैर मोटे हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं। इस तरह की ये डिजीज़ आइडेंटिकल डिजीज़ है। ये कौन से क्रोमोजोम पे होती है हमें याद रखना है। 17 नंबर क्रोमोजोम पे प्रोटीन की डुप्लीकेसी से ये जेनेटिकल डिजीज होती है, चारकोट मैरी टू डिजीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो रिगार्डिंग सेंसस 2011। सेंसस 2011 पे हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है। पिछले वीडियो मैंने जो 20 जनवरी की शिफ्ट थी उसमें भी एक क्वेश्चन कराया है और इसमें भी एक क्वेश्चन है। इस पे इतना क्वेश्चन इसलिए कि लास्ट सेंसस है हमारे, इससे बाद 2021 में सेंसस होना था लेकिन हुआ ही नहीं अभी तक, तो इससे क्वेश्चन जरूर आता है। इसको प्लीज़ इसको डिटेल में पढ़िए पूरा। हो सका तो मैं भी शायद लेके आऊँगा एक वीडियो जिसमें हम पूरा सेंसस डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन करते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम मोर देन 181 मिलियन ड्यूरिंग द डेकेड 2001 टू 2011। हाँ, 181 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ी है, बिल्कुल सही बात है। और जो परसेंटेज डेकेडल ग्रोथ है 2001 से लेकर 11 तक, उसमें शार्पेस्ट डिक्लाइन हुआ है। मतलब परसेंटेज डेकेडल ग्रोथ तो हुआ है लेकिन औरों के डेकेड से डिक्लाइन हुआ है। इस बात को हम समझते हैं आगे। पहले थोड़ा सेंसस के बारे में पढ़ लेते हैं। सेंसस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग डेटा। ठीक है। इट इज कंडक्टेड इन एवरी 10 ईयर्स। इट वॉज स्टार्टेड इन 1871। 1871 में ये स्टार्ट हुआ था सेंसस। ठीक है। और 2011 का सेंसस जो है 31 मार्च को रिलीज हुआ है। 31 मार्च 2011 को हमारे RGCCI, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, सेंसस का कमिश्नर होता है जो कराता है। 2011 का सेंसस कमिश्नर कौन था? 2011 का सेंसस कमिश्नर था C चंद्रमौली। ये हमारे 2011 के सेंसस कमिश्नर थे। और हमारे 2011 का जो सेंसस था उसका मोटो क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये उसका वो था। इसके अकॉर्डिंग हमारी टोटल पॉपुलेशन जो है 121 बिलियन 1.21 बिलियन थे। 121 करोड़ हमारी टोटल पॉपुलेशन थी। और कितनी पॉपुलेशन हुई है 2001 पिछले सेंसस 2001 में जो हुआ था उससे हमारी 181 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। 181 मिलियन इतनी हमारी पॉपुलेशन दी गई है। बाकी इसमें और फैक्ट दे रखे हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का, थाने डिस्ट्रिक्ट जो ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश की लिस्ट पॉपुलेटेड है। ये सब फैक्ट आप पढ़ लीजिए सेंसस पूरा पढ़ते हुए आप इनको आपको। नेक्स्ट है जो डेकेडल ग्रोथ रेट, जो इसमें सेकंड पॉइंट दे रखा है। डेकेडल ग्रोथ रेट देखो यहाँ दिखा रखी है। 1951 में 36 करोड़ थी, फिर 1961 में 43 करोड़ होगी, 54, 68 ऐसे बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन। तो इस ग्राफ से हम डेकेडल ग्रोथ रेट देख सकते हैं कि 51 में 30.3 थी, फिर हमारी ग्रोथ बढ़ी 21.6, फिर और बढ़ी 24, उसके बाद थोड़ी घटी 24.7 ग्रोथ रेट। मतलब पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन जो ग्रोथ की रेट है वो नहीं बढ़ रही।
वो कम होती जा रही है। 24.7, 23 से 23.9, 23.9 से 21.5, और जो यहाँ पे बिल्कुल शार्प डिक्लाइन है, देखिए 21 से डायरेक्ट 17 होगा, यहाँ 23, 21 दो कम हुआ था, 24 से 23 एक कम हुआ था, लेकिन यहाँ देखिए जो 2001 से लेकर 2011 है, इसमें 21 से 17 शार्प डिक्लाइन देखने को मिला हमें डेक्टल ग्रोथ रेट में 4% का। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन बोल रखा क्वेश्चन में कि 2001 से लेकर 2011 तक शार्पेस्ट डिक्लाइन है डेक्टल ग्रोथ रेट में। द परसेंटेज डेक्टल ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 से 11 रजिस्टर शार्पेस्ट डिक्लाइन, बिल्कुल सही है ये भी और पहला भी सही है। तो इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ आयन विद द चार्ज ऑफ -1? -1 चार्ज, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। हमें पता है कि आयन का चार्ज होता है -1। कोई भी आयन जिसका -1 चार्ज हो, फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये हो गए एनायन, और कैटायन का होता है +1, Na पॉजिटिव। सबसे आसान एग्जांपल पॉलीवेलेंट आयन। पॉलीवेलेंट आयन वो आयन है जिसकी ज़्यादा वैलेंसी है, और मोनोवेलेंट आयन वो आयन जिसकी वैलेंसी एक ही है। जो एनायन और कैटायन दोनों ही हम मोनोवेलेंट आयन की कैटेगरी में रखते हैं कि इनके या तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दोनों ही मोनोवेलेंट है। पॉलीवेलेंट में जैसे मैग्नीशियम का जो 2 ले सकता है, दे सकता है, या फिर हमारे पास और भी हैं बहुत सारे। सिलिकॉन है 4 पॉजिटिव बनाता है, 4 नेगेटिव भी बना सकता है। एल्यूमिनियम है जो 3 पॉजिटिव बनाता है। ये पॉलीवेलेंट आयन में होंगे। आई होप ये तो बहुत क्लियर होगा आप सबको, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोटेटिंग कॉलम्स ऑफ एयर दैट अकर अवर वाटर बॉडीज एंड आर जनरली लेस सीवर देन लैंड टोर्नेडो आर कॉल्ड। वाटर बॉडीज के ऊपर जो टोर्नेडो होते हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं बेसिकली हमें। जो रोटेटिंग कॉलम, टोर्नेडो का मतलब ही रोटेटिंग कॉलम होता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं हरिकेन, स्क्वॉल्स, टाइफून्स एंड वाटर स्पाउट्स। टोर्नेडो होता है क्या? पहले बेसिकली टोर्नेडो जस्ट एक रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर है, लेकिन टोर्नेडो बहुत ही स्मॉलर लेवल पे होता है। वो स्मॉलर लेवल पे अगर हो ना तो उसे हम टोर्नेडो बोलते हैं कि चक्कर घूम रहा है, कुछ चक्कर टाइप का हवा का। अगर यही टोर्नेडो एक बहुत बड़े लेवल पे हो तो क्या बोलते हैं? तब उसको बोलते हैं साइक्लोन, चक्रवात। सुना भी होगा आप लोगों ने, चक्रवात आते रहते हैं। तो फिर हरिकेन्स और टाइफून्स क्या हैं? एक्चुअली ये सब कुछ एक ही है। साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं, लेकिन अलग अलग रीजन में इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। जो हम कैसे कह सकते हैं कि टोर्नेडो जो है वो 3 टाइप के हो रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइक्लोन, फिर होते हैं टाइफून्स, और फिर होते हैं हरिकेन्स। ये अलग अलग टाइप नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है ये, बस इनका नाम अलग अलग है अलग अलग जगह पे। साइक्लोन कहाँ बोलते हैं इसको? इंडियन ओशन में और साउथ पैसिफिक ओशन में इसको साइक्लोन बोलते हैं इस चीज़ को। और टाइफून कहाँ बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में। इनकी लोकेशन दिखाऊंगा मैं भी। और हरिकेन बोलता है मैं अटलांटिक ओशन में, यूएसए की तरफ अटलांटिक ओशन में। एक बार मैप पे देखते हैं, ये देखिए साइक्लोन इंडिया में बोलते हैं, देखो ये इंडिया है, इसके नीचे देखो ये अपने इंडियन ओशन में और साउथ पैसिफिक ओशन में, यहाँ पे साइक्लोन बोलते हैं इसको। टाइफून बोलते हैं चाइना की तरफ, चाइना और जापान की तरफ। देखो चाइना जापान यहाँ है, साउथ चाइना सी ये रहा। ये कौन सा एरिया? ये है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन, नॉर्थ वेस्ट, ये वेस्ट। तो यहाँ बोलते हैं टाइफून, चाइना और जापान के रीजन में। और हरिकेन्स कहाँ बोलते हैं? हरिकेन बोलते हैं अटलांटिक ओशन में। ये यहाँ पे जो एस शेप का ओशन दिख रहा है आपको, अफ्रीका और यूएसए के बीच में, इस एरिया में यहाँ बोलते हैं हरिकेन्स, यूएसए में। तो बात एक ही है, बोलने की जगह अलग अलग है। आई होप आपको अब याद होगा कि कहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोन, टाइफून एंड हरिकेन्स। बाकी बचा हुआ क्या है इसमें वाटर स्पाउट समझिए कि जो कि वाटर बॉडीज के ऊपर होता है, टोर्नेडोज को हम वाटर स्पाउट बोल देते हैं। और स्कोर्स क्या? स्कोर्स कुछ नहीं, स्कोर्स तूफान को इंग्लिश में बोलते हैं। स्कोर्स के अगर डेफिनेशन दो तो सडन इंक्रीज इन विंड स्पीड, सडन इंक्रीज इन विंड स्पीड, इट इज कॉल्ड स्कोल। तो हमारा आंसर होगा कौन सा? वाटर स्पाउट्स। चलिए अगला क्वेश्चन, मैच द फोर बुक, उनके ऑथर से मैच करना है बुक को। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब,
किसने लिखी, बंदी जीवन किसने लिखी, पत्थर डाबी, आनंद मठ। तो ये इनका नाम दे रखे सचिंद्र नाथ सान्याल। सेकंड है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तीसरा है भगवती चरण वोहरा और चौथा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके बाद इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाए किसने कौन से बुक लिखी। सबकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिलोसफी ऑफ बम के बारे में। फिलोसफी ऑफ बम हमारी लिखी थी भगवती चरण वोहरा ने। भगवती चरण वोहरा जी कौन थे? भगवती चरण वोहरा ने बुक लिखी फिलोसफी ऑफ बम। ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर एंड क्लोज एसोसिएट ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह के बहुत ज़्यादा क्लोज एसोसिएट थे। ये सब एक ही पार्टी से जुड़े थे, पार्टी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनी थी? ये 1925 में बनी थी और इसका बनने का मेन उद्देश्य था लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना। और इसी में ये सब थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे और भगत सिंह वोहरा थे। ये सब इन्हीं में थे और इन्हीं से ये अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को अंजाम देते थे। तो ये फिलोसफी ऑफ बम किस बारे में है? फिलोसफी ऑफ बम जो है एक रिस्पॉन्स है गांधी का, जो एक आर्टिकल लिखा था गांधी द कल्ट ऑफ बम, जिसमें उसने वॉयलेंस को यूज ना करने की प्रेरणा दी थी लोगों की। वॉयलेंस को यूज नहीं करना चाहिए, बम बम नहीं फेंकने चाहिए। तो इसके रिस्पॉन्स में फिलोसफी ऑफ बम ये बुक लिखी थी भगवती चरण वोहरा ने। टू चैलेंज ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ऑन इंडिया, इट वॉज अ मैनिफेस्टो दैट डिस्कस द यूज ऑफ वायलेंस टू चैलेंज ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इंडिया। इस बुक में बताया गया था कि हमें ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए हमें वायलेंस करना ही पड़ेगा। और इस बुक से यंग पीपल्स को रेवोल्यूशनरी कॉज में ज्वाइन करने की अपील भी की थी भगवती चरण वोहरा ने। और वोहरा की डेथ भी एक्चुअली बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी। उनकी डेथ 1930 में हुई थी जब वो एक बम को टेस्ट कर रहे थे। और वो बम बना क्यों रहे थे? क्योंकि ताकि भगत सिंह को बचाया जा सके, फॉर द रेस्क्यू भगत सिंह एंड अदर्स ऑन ट्रायल इन द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। क्योंकि भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी और उनका ट्रायल चल रहा था, उन्हीं को बचाने के चक्कर में वो बम बनाया था, उसी में उनकी डेथ हो गई थी भगवती चरण वोहरा की। चलिए, तो आप पहला तो क्लियर होगा कि फिलोसफी ऑफ बम किसने बनाई, क्यों बनाई, किसका जवाब देने के लिए बनाई थी। बिल्कुल ठीक है। सेकंड है बंदी जीवन। बंदी जीवन देखने से ही लग रहा है कि लाइफ अंडर इम्प्रिजनमेंट ये बुक है। ये लिखी थी किसने? ये लिखी थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। बी का होगा 1। अब सचिंद्र नाथ सान्याल कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल ये भी HSRA से जुड़े हुए एक रेवोल्यूशनरी थे और इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी, पूरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। कहाँ पर? सेल्यूलर जेल, काले पानी की जेल, जो कि कहाँ पे है? निकोबार में, अंडमान निकोबार में। वहाँ पे इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है और वहीं पे बैठ के उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बंदी जीवन। बात यह है कि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली क्यों थी? आपने काकोरी ट्रेन रॉबरी के बारे में सुना होगा। काकोरी ट्रेन रॉबरी, काकोरी एक जगह है लखनऊ के पास जहाँ पे ट्रेन को लूटा गया था। तो उस रॉबरी के ये डायरेक्ट इन्वॉल्व थे उस रॉबरी में। 9 अगस्त 1925 को वो रॉबरी हुई थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई थी जिसमें हथियार लूट लिए गए थे अंग्रेजों के। उसमें इसके अलावा इनके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह थे और कौन थे? रोशन सिंह थे। और ये चौथे यही थे, सचिंद्र नाथ सान्याल। तो इन तीनों को तो फांसी हो गई थी और सचिंद्र नाथ सान्याल को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी। ये भी क्वेश्चन आता है कि काकोरी केस में कौन सा ऐसा बंदा था जिसको डेथ नहीं दी गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई? वो कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल। और उनको फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई कहाँ पे? सेल्यूलर जेल में, जहाँ पे उन्होंने एक बुक लिखी बंदी जीवन। आइए, आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि बंदी जीवन कैसे लिखी गई। अगला है पथेर डाबी। पथेर डाबी एक नोवेल है। ये एक बंगाली नोवेल है, पढ़ने से ही समझ में आ रहा है क्या है। बंगाली नोवेल है। बंगाली नोवेल किसने लिखी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी थी बंगाली नोवेल। और ये नोवेल भी एक रेवोल्यूशनरी टाइप की नोवेल है जिसमें कि एक सोसाइटी होती है जिसका नाम पथेर डाबी होता है। उस सोसाइटी का यही गोल होता है कि हम ब्रिटिशर से अपने इंडिया को फ्री कराएं और कैसे कैसे फ्री करा रहे हैं। ये नोवेल भी लोगों को मोटिवेट करने के लिए और रेवोल्यूशनरी कोज में पार्टिसिपेट करने के लिए लिखी गई थी।
और चौथी है आनंद मठ। आनंद मठ तो कौन नहीं जानता, आनंद मठ तो बहुत ही फेमस बंगाली नॉवल है जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। ये ज़्यादा फेमस इसलिए हो गई थी क्योंकि इनसे हमारा जो फेमस सॉन्ग था वंदे मातरम, वो हमारा इसी बुक में लिखा हुआ है। यहीं से हमारा ये नेशनल सॉन्ग लिया गया था। नेशनल सॉन्ग कहाँ से? आनंद मठ से। आनंद मठ इज ए बंगालिकल हिस्टोरिकल नोवेल रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, पब्लिश इन 1882. इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द बैकग्राउंड ऑफ सन्यासी रिबेलियन। सन्यासी रिबेलियन इसमें दिखाई गई है पूरी, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉवल है हिस्ट्री ऑफ बंगाली एंड इंडियन लिटरेचर में। तो ये आपको चारों बुक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री पता चल गई, जिसके कारण आप इन सबको याद रख पाएंगे। इनके राइटर्स कौन है? फिलोसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण वोरा, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल जिन्होंने जेल में लिखी थी बंद रह के, लाइफ इन अंडर इम्प्रिजनमेंट, पथेर डाबी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बंगाली नोवेल आनंदमठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो कौन सा आंसर होगा? ए का होगा 3, ए का 3, बी का 1, हाँ 4th क्वेश्चन आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द भारतमाला प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया। भारतमाला प्रोजेक्ट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? अगर आपने सुना हो कभी न्यूज़ में, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर रोड्स बना रहे हैं। किस तरह से? रोड स्टार्ट हुआ गुजरात से, 4 लेन के हाईवे बना रहे हैं, गुजरात राजस्थान को क्रॉस करके पंजाब, थोड़ा सा हरियाणा और जम्मू श्रीनगर तक ही रोड जाएगा, और फिर वापस हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार और वेस्ट बंगाल के चिकन नेक से होते हुए यहाँ पे 7 सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, पूरे इंडिया को कनेक्ट कर देगा ये भारतमाला प्रोजेक्ट। ये अभी पूरी नहीं हुई है, एक्टिव है अभी, और बहुत साल लगेंगे अभी इन रोड्स को पूरा होने में। द भारतमाला प्रोजेक्ट इज इंडिया इज इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज स्लेटेड टू इंटरनेट 550 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। 550 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को ज्वाइन करेंगे ये। मिनिमम 4 लेन का हाईवे होगा, और ट्रैफिक को कम करने की कोशिश की गई है इसमें। 2 नेशनल हाईवेज बाय इंटरनेटिंग 24 लॉजिस्टिक पार्क, 66 इंटर कॉरिडोर, टोटल 8000 किलोमीटर बना रहे हैं इसमें। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर होगा फिर ये? बिल्कुल ऑब्वियस बात है, फिर तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के, होम अफेयर, पोर्ट, शिपिंग, एनवायरमेंट के अंडर तो हो नहीं सकता, वो तो रोड क्यों बनाएंगे। तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। Next question. Who asked political parties to engage in discussion to inspire unity rather than division and promote ideas instead of personal attack in the address on the eve of National Voters Day in January 2024? नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? जनवरी में, 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी। तो 25 जनवरी 2024 को किसने एक रिकॉर्डेड वीडियो में ये बात कही थी कि हमें यूनिटी पर ध्यान देना चाहिए रादर देन डिवीजन, और हमें आइडियाज़ प्रमोट करने चाहिए, ना कि पर्सनल अटैक करने चाहिए एक दूसरे की पॉलिटिकल पार्टी पे। तो साफ सीधी बात है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज वाला तो बोलेगा नहीं ये बात, यहाँ की मिनिस्टर वगैरह बोलेंगे। हाँ, प्रेसिडेंट बोल सकती है मे बी, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बोलने के, और उन्होंने ही बोला था, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर का काम ही ये है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ, इलेक्शन का माहौल बढ़िया रखना, तो वही ऐसी स्पीच दे सकते हैं। इसका आंसर होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। उन्होंने एक रिकॉर्डेड मैसेज में ये सब बात बोली थी ताकि वोटिंग को ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। बात करते हैं कि ये कब मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था, इसलिए हर साल मनाता है। लेकिन याद रखने की बात है कि ये तब से नहीं मनाया जाता, इसको मनाना शुरू किया 2011 से। 25 जनवरी 2011 से स्टार्ट किया गया, उससे पहले नहीं मनाते थे। उसके बाद से एक नया इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने कि हम नेशनल वोटर्स डे मनाएंगे। फिलहाल हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं, और इसकी थीम भी है कुछ सालों, पिछले 2-3 सालों से एक ही थीम चली आ रही है। 2025 में भी वही थी, 2024 में भी वही थी वोटर डे की थीम, नथिंग लाइक वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। वोटिंग जैसा कुछ नहीं है, मैं वोट करूँगा बिल्कुल, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये इसका थीम चली आ रही है।
बाकी हम ईसीआई के बारे में बात कर लेते थोड़ी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जब ये स्टार्टिंग में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था 1950 में, तब ये 1 मेंबर्ड बॉडी था, सिंगल मेंबर्ड बॉडी था। ये एक ही मेंबर था इसमें, जिसको कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते थे। बाद में 1989 में इस अमेंडमेंट हुआ और ये 3 मेंबर बॉडी हो गई, जिस फिर उसमें एक सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके बीच में 2 ईसी इलेक्शन कमिश्नर ऐसे हो गए थे। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, बिल्कुल ऑब्वियस बात है। अपॉइंटमेंट कौन करता है इन तीनों की? इन तीनों को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, 6 साल के लिए अपॉइंट करता है। अब प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट नहीं कर देता, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है रिकमेंडेशंस पे एक सिलेक्शन कमेटी की, एक सिलेक्शन कमेटी है इसके लिए स्पेशली, और उस सिलेक्शन कमेटी में भी 3 मेंबर्स होंगे। देखो लो, याद रखने का बिल्कुल आसान है, 3 मेंबर की बॉडी और सिलेक्शन कमेटी में भी 3 ही मेंबर है। अच्छा, वो 3 मेंबर कौन होंगे सिलेक्शन कमेटी में? एक तो पीएम होगा, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, जैसे अभी फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन अगर राहुल गांधी हैं तो राहुल गांधी। और तीसरा एक और होगा, तीसरा एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि पीएम नॉमिनेट करेगा, पीएम इसको नॉमिनेट करेगा। तो ये 3 लोग मिलके एक नाम देंगे और उसी को सीईसी, ईसी और ईसी बनाया जाएगा। मतलब तीनों को जो निर्वाचन करेंगे सिलेक्शन कमेटी से होगा, सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग रहेंगे। और इसको हटाने का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम प्रेसिडेंट की तरह है, इम्पीचमेंट से इसको हटा सकते हैं हम। ये सब इसलिए किया गया है ताकि इसके ऊपर कोई दबाव ना रहे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, क्योंकि ये वन ऑफ द फोर वॉच डॉग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ईसीआई। चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेंशन्ड इकोसिस्टम एज द बेसिक यूनिट द इकोलॉजी इन द 1956? इकोसिस्टम को, इकोलॉजी का बेसिक यूनिट किसने मेंशन किया अगर 1956 में? ये किया था फ्रांसिस इवांस ने। और इकोसिस्टम और इकोलॉजी होती क्या है, थोड़ा ये पता कर लेते हैं हम। इकोसिस्टम और इकोलॉजी होती क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट, इसको इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी से पहले हम इकोसिस्टम पढ़ लेते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम कोई भी नेचुरल यूनिट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हो और नॉन लिविंग थिंग्स भी इंक्लूड हो गिवन एरिया की, आपस में जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में और एक एरिया में रह रहे हैं, उस नेचुरल यूनिट को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। अब वो इकोसिस्टम किसी भी साइज का हो सकता है, एनी साइज। एक छोटा सा पॉन्ड है वो भी एक इकोसिस्टम है, एक बड़ा सा रेन फॉरेस्ट है वो भी इकोसिस्टम है, एक फॉरेस्ट है वो भी इकोसिस्टम है, एक स्कूल का एक हमारा गार्डन है वो भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे पत्थर हैं और छोटे छोटे प्लांट्स हैं और तितलियाँ हैं और रैट्स हैं, कुछ भी हैं, वो भी एक इकोसिस्टम में ही कैटेगरी में आएंगे। और जो हमारी अर्थ है वो भी एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम की कैटेगरी में ही आती है। तो इकोसिस्टम समझ गए। द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी इसी इकोसिस्टम की स्टडी को, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। तो जो इकोसिस्टम है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ये एक ऐसे लिखा था 1956 में फ्रांसिस जे इवांस ने कि इकोसिस्टम इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ये ऐसे लिखा था और 1956 में लिखा था। इतना ही याद करना कर सकते हैं, इसमें कुछ और डिस्कस करने की बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले क्या एग्रीकल्चर सेक्टर था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ ही इसलिए था 1960 में हुआ था ताकि हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ा सके, क्योंकि उससे पहले हमारे सेक्टर की बहुत बुरी हालत थी, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी थी और ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो क्या स्टेटस होगा खुद ही सोचिए। पहला को है कि यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सही। ओल्ड टेक्नोलॉजी थी नहीं था, एडवांस टेक्नोलॉजी तो कतई नहीं थी, तो बिल्कुल ही गलत है। सेकंड, थर्ड भी गलत है। तीसरा, यूज ऑफ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी एंड द अबंडेंस ऑफ रिक्वायर्ड, अबंडेंस तो नहीं था यार, ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा हुआ? पहला आंसर हुआ, बिल्कुल आसान है। 1960 में हुआ था। MS स्वामीनाथन इसके जनक थे, इसके फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे। HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को हमने इसमें यूज़ किया था। बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ को यूज़ किया था और मैन्योर्स को, फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया था हमारी जो वीट और राइस की
व्हीट और राइस इसके मेन फोकसिंग क्रॉप थे इसको बढ़ाने के लिए। इतना ही था बस ग्रीन रेवोल्यूशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ईयर 2020 नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च ऑन द फॉलोइंग ओकेजन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कौन से ओकेजन पर लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2020 को। और ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का काम क्या है ये पढ़ते हैं। इट इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू क्रिएट अ नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम दैट सपोर्ट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। पूरे इंडिया की हेल्थ कवरेज को डिजिटली लेके आने के लिए और सबको एक स्मूथ हेल्थ कवरेज देने के लिए इसको लॉन्च किया गया 2020 में, और अभी भी ये चल ही रहा है। ये 15 अगस्त को लॉन्च हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो द फॉलोइंग इज ए मोनोएटॉमिक गैस कौन सी होती है? मोनोएटॉमिक गैस वो होती है जो एक ही एटम में रहती हैं। जैसे ये देखते हैं हम, ऑक्सीजन जो है वो O2 की फॉर्म में रहती है तो ये डायटोमिक गैस है। क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में रहती है, ये भी डायटोमिक गैस है। हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में रहती है, ये भी डायटोमिक। जिनोन एक इनर्ट गैस है जो कि इसी फॉर्म में रहती है, इसकी कोई वैलेंसी नहीं है, ये बिल्कुल स्टेबल गैस है। तो कौन सी गैस है? फोर्थ जिनोन गैस हुई। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये होती है इनर्ट गैस, 18th ग्रुप में जो गैस होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, जो कि हमारे ऑप्शन में दे रखा है। ये किसी के साथ मिलकर नहीं आती, ये अकेले ही स्टेबल है, अकेली मोनोएटॉमिक रहती है। दूसरी गैस जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, इनको ज़रूरत पड़ती है दूसरी गैस से कंबाइन होकर वैलेंसी पूरी करने की और स्टेबल होने की, लेकिन इनर्ट गैस की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू रिगार्डिंग द फॉलोइंग। कौन सा ऑप्शन ट्रू है? द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज वन ऑफ द डिसिसिव बैटल ऑफ इंडिया। पहली बैटल बहुत डिसिसिव बैटल थी। इट ब्रॉट इनटू पावर अ न्यू बैंड ऑफ इन्वेडर कॉल्ड मुगल्स। बिल्कुल सही बात है। जो पहली बैटल ऑफ पानीपत है वो मुगल संस्था के संस्थापक बाबर ने लड़ी थी। किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। और इब्राहिम लोदी को हटा दिया था। लोदी डायनेस्टी यहाँ से खत्म और यहाँ से मुगल स्टार्ट हुए थे, मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो पहला भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुत डिसिसिव बैटल थी। और दूसरा भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए बैटल ऑफ पानीपत के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। 1526 में हुई थी पहली बैटल ऑफ पानीपत। दूसरी और बाबर इसमें विक्ट्री हुआ था और लोदी डायनेस्टी एंड हो गई थी। मार्क द राइज ऑफ मुगल रूल इंडिया। मुगल रूल के लिए राइज के लिए मार्क हुआ था। बिल्कुल डिसिसिव बैटल थी। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 अकबर वर्सेस हेमचंद्र। अकबर डिफीटेड हेमू कॉन्सिडरिंग मुगल एम्पायर। अकबर ने हेमू को हरा दिया। एक्चुअली इसमें अकबर तो बहुत छोटे से थे। अकबर राजा थे और उनकी तरफ से उनकी सेना लड़ी थी और उनके जनरल लड़े थे। उनके जनरल थे जनरल बैरम खां, वो उनकी तरफ से लड़े थे। और इस सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ने हेमू को हरा दिया था और अकबर की पोजीशन को और स्ट्रेंथन हो गई थी इस सेकंड बैटल ऑफ पानीपत से। तो अगर ऑप्शन में आता तो ये इतनी डिसिसिव बैटल नहीं थी क्योंकि अकबर पहले से ही राजा थे, उन्होंने बस हेमू को हरा के अपना एरिया थोड़ा और स्ट्रेंथन किया था। तो डिसिसिव बैटल को नहीं बोल सकते हम सेकंड बैटल ऑफ पानीपत को। लेकिन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत डिसिसिव थी क्योंकि इन्होंने पूरी एक डायनेस्टी को हटा के एक नई डायनेस्टी को जन्म दिया। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी मराठा एम्पायर और अहमद शाह दुरानी के बीच में। ये 1761 में हुई थी। अहमद शाह दुरानी ही को ही अहमद शाह अब्दाली भी बोला जाता है। यहाँ पे अगर अब्दाली में कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मराठा एम्पायर की तरफ से लड़े थे पेशवा बाजीराव और इसमें अहमद शाह अब्दाली। और इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हरा दिया था और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी करी थी। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि मराठा का जो एक्सपेंड कर रहे थे, मराठा पावर जो एक्सपेंड हो रही थी धीरे धीरे, उसको उन्होंने रोक दिया था और नॉर्थन पूरे रीजन में अपना राज कर लिया था। अगर आपने एक मूवी देखी हो पानीपत मूवी, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली का रोल संजय दत्त ने प्ले कर रखा है और मराठा एम्पायर की तरफ से पेशवा बाजीराव का अर्जुन कपूर ने। ठीक है, तो तीनों बैटल ऑफ पानीपत हमें बस पता होना चाहिए कि कौन जीता था, कौन हारा था और कब हुई थी। अगर हम ब्रीफ में पता हो, डिटेल में तो पता करने की बहुत बड़ी कहानी है इन तीनों बैटल में, जो हम बहुत टाइम लग जाएगा। 1526 में पहली बैटल, 1556 में सेकंड बैटल और 1761 करीब 200 साल बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड वोल्टर फ्लेमिंग स्टेन द क्रोमोसोम्स टू सी देम क्लियरली एंड डिस्क्राइब द एंटायर प्रोसेस ऑफ माइटोसिस? माइटोसिस का पूरा प्रोसेस उन्होंने कब डिस्क्राइब किया? माइटोसिस होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं। जब सेल डिवाइड होता है, जन्म के समय बच्चे के जो सेल्स डिवाइड होते हैं, तो सेल डिवाइड होने से पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, डीएनए है, तो वो भी डिवाइड होंगे। तो जो क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट होने का जो प्रोसेस है, क्रोमोसोम्स रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, या फिर कह सके क्रोमोसोम्स की कॉपी होने का जो प्रोसेस है, उसको हम माइटोसिस बोलते हैं। जिससे कि हमारा जो डीएनए, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वो दो में बंटता है, उसको हम माइटोसिस बोलते हैं। तो 1882 में हुआ था एक्चुअली, ये वोल्टर फ्लेम ने किया था। उस टाइम तक हमें पता था कि माइटोसिस हो तो रहा है, पर कैसे हो रहा है पता नहीं है, क्योंकि वो इतना छोटा सा माइक्रोस्कोप से आप देखोगे भी डीएनए को, क्रोमोसोम्स को पता नहीं चल पा रहा था। तो वोल्टर फ्लेमिंग ने क्या किया, उसने सैलेमेंडर का एम्ब्रियो लिया, सैलेमेंडर लिजार्ड छिपकली होती है, एम्ब्रियो लिया और उसको स्टेन कर दिया एनिलीन डाई से, एनिलीन डाई से स्टेन कर दिया, जिससे कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग से दिख रहे थे, पहचाने जा रहे थे। और फिर उसने पूरा माइटोसिस अंडर देखा एक माइक्रोस्कोप के अंडर में, और फिर पूरा माइटोसिस का प्रोसेस समझाया। ये काम उसने 1882 में किया था। अब इसका ईयर रखना बड़ा मुश्किल है। वैसे 1822 के आसपास क्या हुआ था, हम अगर हमने अपनी इंडियन हिस्ट्री से बात करें, मैं तो ऐसे ही रखता हूँ। इंडियन हिस्ट्री में 82 के 3 साल बाद 1885 में कुछ हुआ था बहुत प्रोमिनेंट। क्या हुआ था, यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। किसने बनाई थी? A.O. ह्यूम ने बनाई थी, अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम, ये एक ब्रिटिशर था, उसने बनाई थी। और पहले प्रेसिडेंट बने थे अपने WC वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। 1885 में जब INC बनी थी, उससे 3 साल पहले ही वोल्टर फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम्स को स्टेन किया और माइटोसिस का प्रोसेस डिस्कवर किया था। देख रहे हैं वेस्टर्न में, वेस्ट कंट्रीज़ में डिस्कवरी चल रही हैं, और यहाँ पे हम इंडिया वाले उस समय पे ये सब अंग्रेज़ों से आज़ाद होने की का कोशिश कर रहे हैं। ये सब रेवोल्यूशंस चल रहे थे हमारे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, हु वन द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड चेस आर्मागेडन एशियन ओशियन इवेंट इन अप्रैल 2023? किसने टाइटल जीता है चेस इवेंट में? ये चारों ही चेस प्लेयर हैं। P हरिकृष्णा, विश्वनाथन आनंद, कोनेरू हम्पी, ये एक फीमेल चेस प्लेयर हैं, और D गुकेश, ये सब अपने अपने दौर के चेस प्लेयर हैं, सब अपने अपने दौर में वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। इसका आंसर होगा D गुकेश, जो कि करंट वर्ल्ड चैंपियन है। ये 2023 में उन्होंने ये खिताब जीता है वर्ल्ड चेस ओशियनिया इवेंट में। और कोनेरी हम्पी जो है, ये फर्स्ट ये फीमेल चैंपियनशिप थी, फीमेल चैंपियन थी, 2023 में थी ये भी, 2024 की वर्ल्ड चैंपियन, फीमेल वर्ल्ड चैंपियन थी 2023 की ये। विश्वनाथ आनंद हमारे 1988 में पहले ग्रैंड मास्टर बने थे, इंडिया से पहले ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथन आनंद। और P हरिकृष्णा भी चेस प्लेयर हैं बहुत अच्छे। इसका आंसर होगा D गुकेश, 2023 में D गुकेश ने चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी एक्सपीरियंस द लीस्ट डिफरेंस इन एवरेज टेम्परेचर बिटवीन इट्स हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथ? सबसे कम डिफरेंस एवरेज टेम्परेचर का। इसका कहने का मतलब है कि मॉडरेट टेम्परेचर, ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। कहाँ रहता है? आपने सुना होगा कोस्टल रीजन में ऐसा टेम्परेचर रहता है, हमारा ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना गर्मी पड़ती है। इनमें से कोस्टल रीजन कौन सा है, खुद बताइए। श्रीनगर, दिल्ली, भोपाल या मुंबई? मुंबई कोस्टल रीजन है, तो मुंबई इसका आंसर होगा। कोस्टल रीजन में ठंड क्यों नहीं पड़ती, गर्मी क्यों नहीं पड़ती, इसका एक रीज़न है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी, या फिर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी। आपने देखा होगा कि दिल्ली में और यूपी में यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, लू चलती है, और जब ठंड होती है बहुत तगड़ी ठंड भी पड़ती है, लोग मरते भी हैं। लेकिन मुंबई में और चेन्नई में और इस जगह पे ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ठंड पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती? वो इसलिए कि वो समुद्र के किनारे हैं और यहाँ पे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी है। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस सी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ब्रिज को, डे ब्रिज को और नाइट ब्रिज को। देखिए क्या होता है, इन जगह पे है ना, डे में तो सी ब्रिज चलती है और नाइट में यहाँ पे लैंड ब्रिज चलती है। अब ये सी ब्रिज लैंड ब्रिज होती क्या है, ये देखिए,
मान लीजिए ये सी है और ये कोस्टल रीजन हमारा लैंड है। तो लैंड की एक खासियत होती है कि भाई ये है ना बहुत जल्दी गर्म हो सकता है और बहुत जल्दी ठंडा हो सकता है, और सी में जो पानी है उस वो नहीं होता इतनी जल्दी, उसको टाइम लगता है गर्म होने में या ठंडा होने में। तो दिन के समय जब सूरज की धूप पड़ती है तो पानी तो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, लेकिन लैंड एकदम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है तो इसके ऊपर जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है। एयर गर्म होगी तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि वो सारी एयर दूर दूर चली जाएगी, तो यहाँ वहाँ क्या लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब यहाँ लो प्रेशर है और सी लेकिन इतना गर्म हुआ नहीं है, लेकिन उसके ऊपर की जो एयर है वो हाई प्रेशर एयर है। तो एयर कहाँ से कहाँ चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब सी टू लैंड, तो क्या चलेगी सी ब्रिज। तो डे टाइम में सी टू लैंड सी ब्रिज चलेगी। आपने देखा होगा गोवा में और बीचेस पे दिन के समय ठंडी ठंडी हवा आती रहती है सी से, वो सी ब्रिज चलती है। सी टू लैंड चलेगी डे में। नाइट में क्या, नाइट में इसका उल्टा हो जाएगा। अब पूरे दिन जो लैंड है वो गर्म हुआ है और पानी भी गर्म हुआ है, रात होते ही लैंड तो एकदम ठंडा हो जाता है, लैंड हो जाएगा कोल्ड, क्योंकि एकदम एकदम ठंडा गर्म हो जाता है ये। लेकिन पानी तो पूरे दिन गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, तो ये एक रिलेटिवली वार्म रहता है लैंड के मुकाबले। तो अब प्रेशर हाई प्रेशर यहाँ बनेगा और लो प्रेशर यहाँ बनेगा, तो अब कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, अब लैंड ब्रिज फॉर्म होगी। अब लैंड से सी में हवाएं जा रही हैं, तो इस तरह से ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज चलती रहती है हर रोज। तो एक जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है, एक्सट्रीम टेम्परेचर कोई भी एक्सट्रीम जो वेदर इवेंट है वो डेवलप हो ही नहीं पाता। जो ब्रिज है कभी यहाँ से वहाँ चल रही है, वहाँ से यहाँ चल रही है, तो एक मॉडरेटिंग इफेक्ट रहता है इस सी की वजह से। इसलिए यहाँ पे हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलता है कोस्टल रीजन्स में, यही कारण है, इसी बोलते हैं मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस सी। और जो लैंड लॉक्ड एरियाज हैं, जो यूपी के एरिया जब बिहार जहाँ पे सी नहीं है, वहाँ पे जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है एक्सट्रीम वेदर होता है, उसको हम कॉन्टिनेंटली इन्फ्लुएंस बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल इन्फ्लुएंस। उसको तो हम बोले थे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, उसको बोलते थे कॉन्टिनेंटल इन्फ्लुएंस। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एवरेज टेम्परेचर सबसे कम डिफरेंस क्यों होता है मुंबई में, चेन्नई में, कोची में, कोस्टल रीजन्स में। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, और ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में समझाऊंगा पॉलिटी की। Which of the following constitutional amendment act makes the president bound by the advice of council of minister headed by prime minister? 40, 46, 42, 48। 42 है इसका आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक आर्टिकल पढ़ लेते हैं। आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और उस काउंसिल का काम क्या होगा, इसका काम होगा टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एड करने के लिए और एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, और इसमें प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड है, वो कहने को हेड है, लेकिन असली पावर एग्जीक्यूटिव हेड तो कौन है, वो पीएम और उसकी काउंसिल है। डिसीजन तो पीएम और काउंसिल लेगी, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करेगा प्रेसिडेंट। सब काम प्रेसिडेंट के नाम पे हो रहे, लेकिन कब कौन है, पीएम और उसकी काउंसिल। तो आर्टिकल 74 वही बोलता है कि जो काउंसिल है वो जो भी फैसले लेगी, जो भी एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट करेगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया कि प्रेसिडेंट जो है बाउंड है उसकी एडवाइस से। आर्टिकल 74 जब कॉन्स्टिट्यूशन में था, लिखा गया था, तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं कि जो एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को पीएम और उसकी काउंसिल, वो उसको माननी ही पड़ेगी या नहीं माननी पड़ेगी। हो सकता है वो ना भी माने, हो सकता है वो मान जाए। तो कुछ क्लियर किया नहीं, तो इसको क्लियर किया। कब क्लियर किया? इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्लियर किया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 है। ये इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे, इमरजेंसी चल रही थी, उस टाइम पे ये अमेंडमेंट एक्ट आई थी। उसमें ये बोल दिया है कि जो भी एडवाइस है प्रेसिडेंट को दे रहे हैं वो बाउंड है, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द, प्रेसिडेंट को करनी पड़ेगी, उसके पास कोई चारा नहीं है। प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये बाउंड हुआ था, तो इसका आंसर है 42। लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म ही नहीं थी दोस्तों, स्टोरी इससे बहुत है, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में सिर्फ ये एक ही बात नहीं कही गई थी। एक्चुअली 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें इतने बदलाव हुए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा, जिसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। पहले इसको पूरा करते हैं इस चीज़ को। 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ, फिर इसके बाद इंदिरा गांधी सरकार खत्म हो गई थी इमरजेंसी के बाद। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, मोरारजी देसाई की सरकार 1978 में, उन्होंने 44th अमेंडमेंट किया। उसमें जो ये पिछला अमेंडमेंट है 42nd वाला, इसमें एक चेंज किया गया। इसमें बोला गया कि जो प्रेसिडेंट है, ये बाउंड तो है, वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार उसके पास पावर है, वन टाइम रिकंसिडरेशन की पावर है। वो चाहे तो एक बार वापस भेज देगा एडवाइस को कि वापस जाओ और बोलेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आप रिकंसिडर कर लीजिए अपनी एडवाइस को, बिल्कुल सही, आप सही तो कर रहे हैं ना। अगर फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने सेम एडवाइस को दे दी तो उसको फिर मानना पड़ेगा। तो इसके बाद इसके बाद इस 44th अमेंडमेंट से क्या हुआ कि वन टाइम सेंड बैक फॉर रिकंसिडरेशन, इफ रीसेंट देन ही हैज टू एक्सेप्ट। इस प्रेसिडेंट को थोड़ी सी पावर मिली 44th अमेंडमेंट में। लेकिन हम जो देख रहे हैं 42nd और 44th में सिर्फ यही नहीं हुआ था कि बस इस एक्ट के परस्पेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं। 42nd और 44 में तो बहुत चीज़ें हुई थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट एक्चुअली बहुत ही क्रिटिसिज्म के दौर से गुजरी थी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज की थी कॉन्स्टिट्यूशन में, और लोगों का मानना था कि ये जो संविधान है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश की गई है। इसमें क्या क्या चेंज हुए थे वो पढ़ते हैं, चलिए। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में सबसे पहला चेंज हुआ था प्रियम्बल में। प्रियम्बल में जो लिखा है सोवर्जन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उस वर्ड को चेंज कर दिया गया सोवर्जन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब ये दो वर्ड नए ऐड किए गए, सोशलिस्ट और सेक्युलर। सेक्युलर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी सेक्युलर है, लेकिन कहीं लिखा नहीं हुआ था, अभी लिख दिया गया, सेक्युलर हो गया भाई। और जो यूनिटी ऑफ नेशन है उसको यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, मैं इसमें डालना भूल गया। इसमें एक अगर आप प्रियम्बल डाले तो उसमें देखना प्रियम्बल में कहाँ कहाँ ये वर्ड अमेंड हुए, तो आपको याद आ जाएंगे। तीन वर्ड नए डाले गए थे इस एक्ट से, सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी ऑफ नेशन की जगह इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये तीन चीज़ें चेंज करी गई थी। दूसरा 7th शेड्यूल में चेंज किया गया था। 7th शेड्यूल में तीन लिस्ट हैं 7th शेड्यूल में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसके बारे में अगर थोड़ा पढ़े तो यूनियन लिस्ट में वो सब मैटर दिए गए हैं जिसके ऊपर सिर्फ यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी। फॉर एग्जांपल डिफेंस है, रेलवेज है, फॉरेन पॉलिसीज हैं, जिन मतलब जो पूरे देश को अफेक्ट कर रही हैं वो चीज़ें, जो इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बना सकती है और सब स्टेट्स को मानना पड़ेगा वो रूल। स्टेट लिस्ट में वो सब चीज़ें हैं जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल बन सकते हैं जिसके ऊपर, जैसे फॉरेस्ट है और लॉ एंड ऑर्डर है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, जो स्टेट वाइज डिफर करेगा उनके ऊपर सिर्फ स्टेट्स ही रूल बनाएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब सब्जेक्ट मैटर थे जो दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट थे और उनके ऊपर दोनों ही रूल बना सकते हैं। स्टेट भी रूल बना सकता है, यूनियन भी रूल बना सकता है, दोनों इनके ऊपर रूल बना सकते हैं। इन केस अगर दोनों ने रूल बनाए हैं, मान लो हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी रूल बनाया है किस चीज़ के ऊपर और यूनियन ने भी रूल बनाया उसी चीज़ के ऊपर, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल प्रिवेल करेगा। वो सब सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में। अभी मोटा मोटा देखा जाए तो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट थे और 52 सब्जेक्ट अराउंड स्टेट लिस्ट में हैं और इसमें 67 के करीब सब्जेक्ट हैं। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 5 सब्जेक्टों को स्टेट लिस्ट से हटा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया, यहाँ से यहाँ डाल दिया। ये इसलिए डाला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन पर रूल बना सके। एजुकेशन को, फॉरेस्ट को, वेट्स एंड मेजर कौन से यूज होंगे, कैसे यूज होंगे, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इन 5 सब्जेक्ट्स को। फिर उसके बाद एक और चेंज किया गया, आर्टिकल 51A लाया गया। आर्टिकल 51 एक DPSP था, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक DPSP है। 51 DPSP है कि हमें इंटरनेशनल पीस और हार्मोनी को मानना बढ़ाना है, तो एक 51A पार्ट जोड़ा गया। 51A पार्ट में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज लाई गई। फंडामेंटल राइट्स तो शुरू से ही था,
फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी थी उस टाइम पे। बाद में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई थी, लेकिन इनिशियली 10 थी। और ये किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन से आई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से आई थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर उसके बाद कर्टेल द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर कर्टेल करने की कोशिश करी गई थी। दूसरा, ट्रिब्यूनल्स खोले गए थे, नए नए ट्रिब्यूनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के ट्रिब्यूनल, अदर मैटर के ट्रिब्यूनल, ग्रीन ट्रिब्यूनल भी बोलते हैं, वो ट्रिब्यूनल खोले गए। इन आर्टिकल्स में थोड़ा बदलाव किया गया। अच्छा, डीपीएसपी, नए डीपीएसपी, 3 नए डीपीएसपी ऐड किए गए थे टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, एक तो ये था। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 4 है, मतलब सॉरी 4 डीपीएसपी, 4 नए डीपीएसपी ऐड किए गए थे। अच्छा, पार्लियामेंट में क्या क्या हुआ था, यही एक तो हमने क्वेश्चन में पढ़ा। मेड एडवाइस प्रेसिडेंट बाउंड टू द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को सॉरी कैबिनेट, प्रेसिडेंट बाउंड है कैबिनेट की एडवाइस से, एक तो ये चेंज किया गया था। अलाउ सेंटर टू डिप्लॉय सेंट्रल फोर्स इन स्टेट टू डील विद कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल। गिव स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर टू स्पीकर, लोकसभा और प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा पावर दी गई। और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रेसिडेंस दिया गया फंडामेंटल राइट से। और बाय एनी लॉ मेड दिस इफेक्ट एज पार्लियामेंट वाज केप्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू बाय कोर्ट, और इसको कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से भी दूर रखा है। जो ये वाली थी, इसको फिर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था 1980 वाले मिनिमम विल केस में। उसमें बोल दिया था कि यार डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट की अब लड़ाई करो ही मत, क्योंकि उनके बीच में दोनों में एक वो रहेगा, बैलेंस रहेगा। और आप फंडामेंटल और आप जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर यही बोलता है कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है जो कि सुप्रीम कोर्ट की है, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर मानी गई है, उसको आप हटा ही नहीं सकते। आप जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट किसी में भी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि इस लॉ को आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, नहीं, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे, बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये सब चीज़ें चेंज हुई थी। अब 44th जो अमेंडमेंट एक्ट है वो एक कोशिश थी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जो जो गलत चीज़ें हुई थी, जो इंदिरा गांधी सरकार ने गलत चीज़ें को, जिस चीज़ों का विरोध हुआ, उन चीज़ों को वापस ठीक करने की कोशिश की गई थी 44th अमेंडमेंट एक्ट में। उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है कि फंडामेंटल राइट में चेंज किया गया 44th अमेंडमेंट पे। फंडामेंटल राइट में क्या, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा ही दिया गया। फिर क्योंकि ये सारे फसाद की जड़ थी, इतने सारे केस हुए थे फंडामेंटल राइट के, और ये डेवलपमेंट होने नहीं दे रही थी। जो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट बनाया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कर, तो इसको हमने हटा ही दिया, इसको हमने लीगल राइट बना दिया। ये लो भाई, आर्टिकल 300A में लिख दिया लीगल राइट है, ये फंडामेंटल राइट है ही नहीं। दूसरा, प्रेसिडेंट की पावर को, प्रेसिडेंट की पावर को भी थोड़ा वो किया गया। वही वाली बात, जो क्वेश्चन वाली बात है कि प्रेसिडेंट एक बार रिकंसिडर के लिए भेज सकता है कि भाई अपनी एडवाइस को रिकंसिडर करो, फिर से वही एडवाइस दे दी तो फिर मानना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट को थोड़ी सी पावर दी। तीसरा, बेसिक की बात बोली गई कि भाई संविधान में अगर जो बेसिक फीचर है उसको चेंज करना है तो चेंज नहीं कर पाओगे आप इतनी जल्दी। उसको चेंज करने के लिए ना कम से कम आपको बड़ा सा रेफरेंडम कराना पड़ेगा, पूरे इंडिया के लोगों की सम्मति लेनी पड़ेगी, जिसमें 51% वोट्स तो एटलीस्ट पड़ने ही चाहिए। मतलब मान लो पूरे इंडिया में अगर 100 वोटर हैं तो 51% वोटिंग होनी चाहिए। और उसके बाद अब रेफरेंडम को आके देखो कि लोग चाहते हैं नहीं चाहते हैं उस चीज़ को चेंज करना, तभी। तो इतनी आसानी से आप चेंज नहीं कर सकते। आप जितनी आसानी से 42nd अमेंडमेंट एक्ट में सब कुछ चेंज कर दिया इंदिरा गांधी सरकार ने, उसकी जो रूथलेस पावर को लिमिट करने के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट आई थी। अगला था कि एक डीपीएसपी ने ऐड किया गया कि स्टेट शुड मेंटेन सोशल ऑर्डर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ सोशल ऑर्डर को मेंटेन करे रखना है, क्योंकि इससे पहले इमरजेंसी आई थी उसमें सोशल ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया गया था। आर्टिकल 83 एंड 772 वर ऑल्सो अमेंडेड अंडर द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। अच्छा, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उसमें लिखना भूल गया मैं कि इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा का टर्म्स है उसको भी 5 से 6 साल कर दिया था, कि 5 साल होते हैं नॉर्मली, 6 साल कर दिया था। इसको 44th में वापस इसको रिटोर किया गया, इसको वापस से 6 से 5 साल कर दिया गया, वापस से 5 साल हो गए अब। अच्छा, जुडिशरी मॉडिफिकेशन को भी रिस्टोर किया गया 44 अमेंडमेंट एक्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो पावर्स है उनको रिस्टोर कर लिया गया। जो जुडिशियल रिव्यू छीन लिया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, वो वापस से
वापस आ गया प्रेसिडेंट, गवर्नर, लोकसभा। इनके इलेक्शंस के में जुडिशल रिव्यू नहीं कर सकता था एज पर 42 अमेंडमेंट एक्ट। 44 अमेंडमेंट में इसको भी वापस से नल एंड वोइड कर दे कि नहीं कर सकता है जुडिशल रिव्यू, तो बेसिक फीचर है, करेगा, क्यों नहीं करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है नेशनल इमरजेंसी, जिसके कारण सारा बखेड़ा हुआ था। नेशनल इमरजेंसी लगी क्यों थी? नेशनल इमरजेंसी हमारे आर्टिकल 352 में लिखी हुई है। आर्टिकल 352 ये बोलता है कि गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी 3 कंडीशन में। 3 कंडीशन में वॉर, अगर बाहर से हमला कर दे कोई, एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर से कोई एग्रेशन हो कर रहा है, जैसे चाइना अगर कहीं अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में एग्रेशन दिखा रहा है, एक्सटर्नल एग्रेशन, तो, या फिर तीसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनली हमारा देश में डिस्टर्बेंस हो गई, तो इन केसेस में जो गवर्नमेंट है वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकती है। और गवर्नमेंट ने लगाई भी। जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी वो इस सी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लगाई कि इंटरनली बहुत डिस्टर्बेंस है। एक्चुअली वो डिस्टर्बेंस थी नहीं, वो इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रदर्शन ज़्यादा कर रहे थे और उन्होंने इसका बहाना बना के इमरजेंसी लगा दी, इंटरनल डिस्टर्बेंस का बहाना इमरजेंसी लगा दी। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट में कुछ सेफगार्ड फीचर करे गए कि आर्टिकल 352 को तो लोग बिना बात पे मिसयूज कर रहे हैं गवर्नमेंट इसका, तो इसको कुछ ना कुछ तो ठीक करना पड़ेगा इसमें। तो इसने क्या किया, इसमें जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है इस वर्ड को हटा दिया और इस वर्ड की जगह हमने नया वर्ड डाल दिया आर्म्ड रिबेलियन, कि अगर हथियार लेकर लोग रिबेलियन पे उतर आए ना तभी आप इमरजेंसी लगा सकते। ये नहीं कि आप अंदर नारेबाजी हो रही है और आप लोग इमरजेंसी लगा रहे हो। नारेबाजी होने में अगर पीसफुल हो रहा है, रिबेलियन हो रही है, तो उसमें इमरजेंसी नहीं लगाते। आर्म्ड रिबेलियन पे अगर उतर आए लोग तभी आप इमरजेंसी लगा सकते हो। ये भी एक एफर्ट था कि इमरजेंसी प्रोविज़न को हम मिसयूज ना कर पाएँ। ठीक है, तो हमने सब पढ़ लिया 42nd 44th अमेंडमेंट के बारे में। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सब क्वेश्चन का हमने डिटेल एनालिसिस कर लिया है। चलिए ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।